नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। अब जब आप जैसे प्रधानमंत्री हैं तो हमें नहीं थी कोई चिंता। इस सिलक्यारा सुरंग से सुरक्षित बाहर निकले परमवीरों ने पीएम से की मन की बात और बोले कि आप विदेश में फंसे भारतीयों को ले आए, हम तो देश में थे। पीएम बोले कि केदारनाथ और बद्रीनाथ की कृपा से सफल रहा अभियान। ये आप सभी जानते हैं कि अभी जो उत्तर काशी में सिलक्यारा सुरंग में 17 दिनों तक जो 41 मजदूर फंसे हुए थे वो सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिए गए, तो उन्हीं की बात हो रही है। ये उत्तराखंड की बात हो रही है। देखिए उत्तराखंड की बात करें तो देहरादून इसकी राजधानी, इसकी सीमा आप देखिए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है? ये चाइना से लगती है इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और नेपाल से लगती है। राज्यों में आप देखें तो हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगती है। ये आपका उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था राज्य कब? 9 नवंबर सन 2000 में। और आप देखिए विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं और 53,483 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। गुरमीत सिंह यहाँ के गवर्नर हैं और चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी साहब। पाकिस्तान के पूर्व पीएम शरीफ एवेन फील्ड भ्रष्टाचार केस में बरी हुए। अब आप सभी जानते हैं कि जब कहते हैं ना कि कोतवाल सैया हुए कोतवाल तो काहे का डर। अब आप देखते हैं कि सरकार इनकी आ चुकी है पाकिस्तान में। तो आप देखते जब तक इमरान खान थे ये बाहर थे, देश में नहीं थे, और जैसे ही आप देखिए इनकी सरकार आई ये वापस आ गए, इन पर आप देखिए केस हटने लगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सुप्रीमो व पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को 8 फरवरी को होने वाले आम चुनाव से पहले कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुधवार को नवाज शरीफ को एवेन फील्ड भ्रष्टाचार मामले में बरी कर दिया है। इसके अलावा एक अन्य मामले में भ्रष्टाचार विरोधी निकाय द्वारा उनके बरी होने को चुनौती देने वाली याचिका वापस ले ली गई है। एवन फील्ड भ्रष्टाचार मामला लंदन में अवैध रूप से अर्जित संपत्ति रखने से संबंधित है। और देखिए पाकिस्तान की बात करें तो लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है, हमारा पड़ोसी है। 1947 तक हमारा ही हिस्सा था। बिना जीवाश्म ईंधन के लंदन से अमेरिका पहुंचा विमान। वर्जिन अटलांटिक की बोइंग ने मंगलवार को लंदन से न्यूयॉर्क के लिए इस मायने में ऐतिहासिक उड़ान भरी कि इसमें परंपरागत जीवाश्म ईंधन की जगह उच्च फैट से निर्मित ईंधन का प्रयोग किया गया और इस ईंधन की मदद से अटलांटिक पार करने वाला पहला कमर्शियल एयरलाइंस वर्जिन अटलांटिक बना और इसे जेट जीरो की ओर उड़ने वाला कदम करार दिया है। और आप देखते हैं कि यह उड़ान उस ईंधन पर निर्भर थी जो बड़े पैमाने पर टेलो, एक प्रकार का फैट और अन्य अवशिष्ट से बना हुआ है। तो अच्छी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। 81.35 करोड़ लोगों को आगे भी मिलता रहेगा मुफ्त अनाज। ये पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना है ना, 5 वर्ष के लिए बड़ी है। 11 दशमलव आप देखते हैं कि 80 लाख करोड़ का बोझ आएगा सरकार पर। 31 दिसंबर को समाप्त हो रही मौजूदा योजना की अवधि बढ़ा दी गई है। और आप देखिए कोरोना महामारी के दौरान वर्ष 2020 के मई से आरंभ किया गया था इसे, ये याद जरूर रखिएगा आप लोग, ठीक है। मणिपुर के सबसे पुराने उग्रवादी संगठन UNLF बस सरकार में शांति समझौता हुआ है। इसका पूरा नाम है देखिए यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट की बात हो रही है। और UNLF के प्रतिनिधियों और केंद्र व राज्य के अधिकारियों ने किया हस्ताक्षर। इसी महीने उग्रवादी संगठन पर बढ़ा दिया गया था प्रतिबंध। आप देखेंगे एक बार मणिपुर आप लोग चलिए, जाति हिंसा भी फैली हुई है तो काफी चर्चा में बना रहता है। ये आप देखिए मणिपुर देखने को मिलेगा। इम्फाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा नागालैंड, असम और मिजोरम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी म्यांमार से लगती है। किससे लगती है? म्यांमार से लगती है। और इसे आप देखिए कि 1949 में संघ में शामिल किया गया था। केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 1956 में। राज्य का दर्जा मिला था 1972 में। और अनुसुईया उइके यहाँ की राज्यपाल है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है। विधानसभा में 60 सीट है, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीट है। 22,327 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है मणिपुर आपका। दिल्ली के मुख्य सचिव के सेवा विस्तार को कोर्ट की हरी झंडी मिली है। आप सरकार को बड़ा झटका, केंद्र सरकार के फैसले को उसने दी थी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। नरेश कुमार को 6 माह का सेवा विस्तार देने के केंद्र के निर्णय को अदालत ने बरकरार रखा है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि केंद्र के फैसले को किसी कानून का उल्लंघन नहीं माना जा रहा है। तो इस सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 को आप लोग पढ़िए।
सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं उनके सेवानिवृत्ति की उम्र क्या रखी गई, ये आप लोगों को बताना है। ये पन्नू मामले में आरोप की जांच कराएगा भारत। भारत ने अमेरिका धरती पर सिख आतंकी गुरपत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश से संबंधित आरोप की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिदम बागची ने कहा है कि भारत ने सभी प्रासंगिक पहलुओं पर गौर करने के लिए 18 नवंबर को एक जांच समिति का गठन किया है। और आप देखते हैं कि गाजा में युद्ध विराम बढ़वाने की हो रही है कोशिश। गाजा पट्टी में 6 दिन की युद्ध विराम को आगे भी जारी रखने का पर इजरायल और हमास में गंभीरता से विचार कर रहे हैं। मध्यस्थ कतर, मिस्र और अमेरिका के प्रयासों से युद्ध विराम को बढ़ाने की बात चल रही है। युद्ध विराम की आगे की अवधि में पुरुष बंधकों कैदियों की रिहाई पर विचार हो रहा है। इजरायल की कोशिश अपने बंधक सैनिकों को भी छुड़वाने की है। अब आप देखते हैं कि इजरायल जो हमास के बीच युद्ध शुरू हुआ ना, उसी को लेकर बातें हो रही हैं। इजरायल आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ये हमारा प्यारा भारत है, इजरायल आपको भूमध्य सागर, ये लाल सागर आपको देखने को मिलेगा यहाँ। ये पति पत्नी के झगड़े के कारण विमान की दिल्ली में लैंडिंग। जर्मनी के म्यूनिख से बैंकॉक जा रही उड़ान के दौरान पति पत्नी के बीच झगड़े ने इस कदर उग्र रूप धारण कर लिया कि विमान को तय मार्ग से डायवर्ट कर आईजीआई एयरपोर्ट पर उतारना पड़ा। विमान की लैंडिंग के बाद सुरक्षा कर्मियों की उपस्थिति में दोनों यात्रियों को विमान से उतारा गया। अब देख लीजिए पति पत्नी का यहाँ भी झगड़ा। $4 ट्रिलियन के पार शेयर बाजार का मार्केट कैप। बीएसई पर सूचीबद्ध सभी कंपनियों को संयुक्त बाजार मूल्यांकन बुधवार को पहली बार $4 ट्रिलियन के स्तर पर पहुंच गया है। बीएसई पर सूचीबद्ध सभी कंपनियों के बाजार पूंजीकरण को $3 ट्रिलियन से $4 ट्रिलियन के स्तर तक पहुंचने में सिर्फ 2.5 साल लगे हैं। और इसमें बीएसई की बात कर लेते हैं। बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सुना है ना, तो उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। इसकी स्थापना 9 जुलाई 1875 में हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। कोर्ट ने एएसआई से पूछा कब तक चलेगा समय मांगने का सिलसिला। ये ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एएसआई ने मांगा 3 हफ्ते का और समय। मस्जिद पक्ष ने कहा कि एएसआई लिखित में दे कब तक रिपोर्ट दाखिल करेगा। अदालत ने कई बार एएसआई को दिया समय। जिला जज ने आप देखिए 21 जुलाई 4 अगस्त तक रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था। एएसआई की अपील पर अदालत ने 4 हफ्ते का समय देते हुए 2 सितंबर तक रिपोर्ट पेश करने को कहा था और 2 सितंबर को प्रार्थना पत्र देकर एएसआई ने 8 सप्ताह का समय और मांगा। कोर्ट ने 4 हफ्ते का समय दिया। 4 अक्टूबर को एएसआई ने फिर 4 हफ्ते का समय मांगा। अदालत ने इसे स्वीकार कर लिया। 2 नवंबर को एएसआई की ओर से 15 दिनों का समय फिर मांगा गया और अदालत ने 17 नवंबर को रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था और 17 नवंबर को एएसआई ने फिर 15 दिनों का समय देने की अपील की थी। अदालत ने 10 दिनों का समय देते हुए 28 नवंबर को रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था। ये आप देखिए बनारस में भी आप देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है और कहते हैं कि इससे भगवान के मंदिर को तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई है। इस पर पूरी एक क्लास ली हुई है, सामान्य ज्ञान के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है ना, उसमें पड़ी हुई है, तो वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हैं। एएसआई की अगर हम लोग बात करें तो देखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात हो रही है। इसकी स्थापना 1861 में हुई थी और अलेक्जेंडर कनिंघम के समय। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से खबरें जुड़ी हुई हैं, राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं। जेई पाठ्यक्रमों में दूसरे कॉलेज में मातृभाषा पढ़ सकेंगे छात्र। डीयू के 3 कॉलेज में अनुमति के बाद सभी कॉलेजों में लागू करने की तैयारी है। 30 को प्रस्तावित अकादमिक परिषद की बैठक में लाने जा रहा है प्रस्ताव। आदिवासी समुदाय का भरोसा बढ़ाएगी पीएम जन मन योजना। लोकसभा चुनाव के पहले अनुसूचित जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए बड़ी पहल है। 18 राज्यों के 75 जनजातीय समुदायों के सामाजिक आर्थिक विकास पर खर्च होंगे 24,104 करोड़ रुपए। आप देखेंगे, ये भी आप देखिए 16वें वित्त आयोग के लिए संदर्भ शर्तों को हरी झंडी मिली है। अब आप देखिए वित्त आयोग की अगर हम लोग बात करें ना,
तो 16वें वित्त आयोग 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। उसकी सिफारिश पर अगले 5 साल यानी कि 1 अप्रैल 2026 से 2031 के मार्च तक अमल किया जाएगा। और देखिए, वित्त आयोग की बात करें तो एक संवैधानिक संस्था है, अनुच्छेद 280 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई, तो उसी की बात हो रही है। ये आप देखिए, SHG से जुड़ी दीदी ड्रोन उड़ाकर बनेंगी लखपति। महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी दीदी को लखपति बनाने की योजना का अमल हो गया है। और गत 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखपति दीदी योजना लाने की घोषणा की थी। इस योजना के तहत सरकार ने 1261 करोड़ रुपए खर्च कर 15,000 महिला SHG को ड्रोन मुहैया कराने का फैसला किया है। ड्रोन ने खोले उन्नत खेती के द्वार भी। किसी के क्षेत्र में ड्रोन के फायदे अगर हम लोग बात करें तो किसी के क्षेत्र में ड्रोन का इस्तेमाल फसल का रकबा मापने, मृदा परीक्षण, सिंचाई, कीट प्रबंधन में किया जा सकता है। ड्रोन भारत में खेती करने का तौर तरीकों को पूरी तरह से बदल सकता है। उपज में वृद्धि, कीटनाशक और उर्वरक की बचत, पानी की बचत, स्प्रे करने और खाद डालने में लागत में कमी, किसान या श्रमिक की खतरनाक रसायनों से सुरक्षा की बात हो रही है। 52.50 करोड़ जारी किए गए किसानों के खाते में किसानों के खेत में ड्रोन टेक्नोलॉजी के प्रदर्शन के लिए 70.88 करोड़ जारी किए गए हैं राज्य सरकार को टेक्नोलॉजी के प्रदर्शन और किसानों को सब्सिडी के लिए। और 5 लाख तक की वित्तीय मदद दे रही है सरकार किसानों को रेंटल सर्विस मुहैया कराने के लिए। ड्रोन खरीदने पर 5 लाख तक की वित्तीय मदद पा सकता है कृषि स्नातक प्रति ड्रोन कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने के लिए। चलिए, केरल के राज्यपाल व मुख्यमंत्री को बैठक पर चर्चा करने की सलाह दी है। ये आप लोगों को बताता हूं ना, कहता हूं ना, देखिए, अगर केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार है, राज्य में किसी और पार्टी की सरकार है, तो फिर आप देखते हैं कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री की भी तनातनी चलती रहती है। तो केरल के में देखिए लेफ्ट की पार्टी की सरकार है और आप देखते हैं कि अभी केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो तनातनी चलती रहती है। ये अगले कुछ दिनों में फिर परिचालन शुरू करेगा अफगानी दूतावास, अभी बंद कर दिया गया था ना, तो उसी की बात हो रही है। चुनौतियों से निपटने को रक्षा उत्पादन में गुणवत्ता संस्कृति की जरूरत है, हमारे राजनाथ सिंह कह रहे हैं। रक्षा मंत्री ने भारतीय रक्षा निर्माताओं से की अपील, कहा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में शर्त पूरी करना जरूरी है। नेपाल के प्रधान न्यायाधीश ने देखी सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई। ये आप देखे, ये हमारा पड़ोसी नेपाल है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। नफरत फैलाने वाले भाषणों पर कार्रवाई जरूरी है। कोर्ट ने तमिलनाडु, केरल, नागालैंड और गुजरात को जारी किया नोटिस, कहा कि इससे निपटने के लिए प्रशासनिक मशीनरी स्थापित करना चाहते हैं। और आप देखते हैं कोई कुछ भी भाषण देता रहता है ना, तो उन्हीं की बात हो रही है। मिजोरम में आए म्यांमार के 30 से अधिक सैनिक लौटे। ये आप देखिए, यहाँ अशांति फैली हुई म्यांमार में, तो यहाँ से आ जाते हैं। देखिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारे म्यांमार से। और मिजोरम की देखें तो आइजोल इसकी राजधानी, इसकी सीमा आप देखिए आपकी मणिपुर से लग रही और असम से लग रही, त्रिपुरा से, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगती है। अब आप देखिए, आज तेलंगाना में चुनाव है और 119 सीटें हैं तेलंगाना में। 2014 में राज्य बनाया गया था। हैदराबाद इसकी राजधानी, इसकी सीमा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से लगी हुई है। तो 119 सीटें हैं विधानसभा में। चलिए, बाकी आप सभी जानते हैं कि नेता है, दोबारा चुनाव लड़ने वाले विधायकों की संपत्ति में 68% से ज्यादा की वृद्धि हुई है। पैसा है। बाकी तो राजनीति की खबरें हैं, चलता रहता है दाव पेंच। आपको तो क्या करना होता है कि उस पार्टी के बारे में और चुनाव के बारे में और उस राज्य के बारे में याद रखना होता है। नेता क्या बोल रहे हैं इस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देखते हैं आजकल हमारे नेता भी नैतिकता खो देते हैं। अब ऐसे हैं नेता, तो आपने देखा एक समय चिराग पासवान, जो आप देखते हैं कि बिहार के नेता है ना, रामविलास पासवान के बेटा, रामविलास पासवान की डेथ होती है, उनके भाई, उनके भतीजे
और उनके और सांसद होकर अलग चले जाते हैं, पार्टी तोड़ लेते हैं। अब आप देखते हैं कि आप सभी जानते हैं कि वोट बैंक किसके पास है, असली वोट बैंक रामविलास पासवान का, चिराग पासवान के पास। तो अब आप देख रहे हैं वापसी हो रही है उन सांसदों की, एक सांसद उसमें आ चुके हैं, चिराग पासवान के साथ जुड़ चुके हैं। तो ये सब मतलब ही रहते हैं नेता आजकल के, ये आप सभी जानते हैं अच्छी तरह से। वर्ष के पहले 9 महीनों में लगभग हर दिन बिगड़ा रहा मौसम, रिपोर्ट कह रही है। और सीएसई का आकलन, इस वजह से देश भर में हुई हैं 2923 मौतें और 92,000 से ज़्यादा पशु मारे गए इसमें। इसरो के विज्ञानी VR ललित ताम्बिका को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की बात हो रही है ना, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर में इसका कर्नाटक में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, तो इन्हीं को मिला है, ये आप देखेंगे। और वर्ष 2018 में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम की निदेशक के तौर पर गगनयान परियोजना को लेकर आप देखते हैं कि उन्होंने फ्रांस की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समन्वय का कार्य किया था। पुरस्कार प्राप्त करने के बाद ललितांबिका ने कहा कि इन्हें उम्मीद थी कि सम्मान दूसरी महिलाओं को अपने लक्ष्य चुनकर उस पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, इन्हें उम्मीद है। न्यू जर्सी में गुजराती परिवार के 3 लोगों को गोली मारकर हत्या, अमेरिका की बात हो रही है। आजकल अमेरिका में इस तरह की आप लोग घटनाएं सुनते रहते हैं। गीता की राह पर जब चले, विश्व के लिए राहत बनकर खड़े हुए, ये भागवत कह रहे हैं, आरएसएस से जुड़े हुए मोहन भागवत की बात हो रही है। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें, देखिए तो 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है। नागपुर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा आपको, और केवी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। 1500 किलोमीटर रूट पर काम कर रही है रेल सुरक्षा प्रणाली कवच, वैष्णव कह रहे हैं। 3000 किलोमीटर रूट पर तेजी से स्थापित की जा रही प्रणाली। कोविड के बाद यात्रियों की संख्या घटने की रिपोर्ट की खारिज की है, और इससे क्या रहे कि रेल दुर्घटना ना हो, इसी को रोकने के लिए ये चलाया जा रहा है। ये भारत में अमेरिकी राजनीतिक एरिक गारसेटी बुधवार को अरुणाचल प्रदेश की दौरे पर प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य का आनंद लेते दिखे, और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ पूर्वी सियांग जिले का दौरा किया है उन्होंने। और पासीघाट में आप देखिए हम्प विश्व युद्ध 2 संग्रहालय का उद्घाटन किया उन्होंने। क्रैश फायर टेंडर संचालित करने वाली पहली महिला बनी अग्निशमन कर्मी बनी दिशा। लेंटाना के पौधे से बनाई हाथियों की कलाकृति। घर घर पहुंच रही आवाज, ये आकाशवाणी है। अब आप सुनिए हाथी समाचार। छत्तीसगढ़ में जंगली हाथियों ने जन हानि रोकने के लिए अनूठी पहल, अन्य प्रभावित राज्यों के लिए प्रेरणा बन सकता है ये नवाचार। बढ़िया ही कह सकते हैं। बढ़िया तो हम लोग इन आर्टिकल्स को कहते हैं, देखिए संपादकीय पार्ट को। और ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में काफ़ी मदद पहुंचाते हैं। जब आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं, निबंध लिख रहे होते हैं, तो वहाँ मदद मिलती है आपको। तो ये पढ़ लिया करिए, जरूर पढ़ा करिए आप लोग। तो आज तो आप देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री साहब ने लिखा हुआ है, तो बढ़ना चाहिए एक उज्ज्वल भविष्य की ओर। तो आप देखेंगे कि भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने की 365 दिन पूरे हो गए हैं। यह वसुधैव कुटुंबकम और एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य की भावना को प्रतिबिंबित करने और इसे जीवंत बनाने का लक्षण है। और जब भारत को यह जिम्मेदारी मिली तब विश्व विभिन्न चुनौतियों से जूझ रहा था। कोविड महामारी, बढ़ते जलवायु खतरे, वित्तीय अस्थिरता और विकासशील देशों में ऋण संकट जैसी चुनौतियां सामने थी। कमजोर होता बहुपक्षवाद इन चुनौतियों को और गंभीर बना रहा था। वित्तीय स्पर्धा के बीच आप देखिए विभिन्न देशों में परस्पर सहयोग की भावना में कमी आई और इसका प्रभाव वैश्विक प्रगति पर पड़ा। और G20 का अध्यक्ष बनने के बाद भारत ने GDP केंद्रित सोच से आगे बढ़कर मानव
केंद्रित प्रगति का विजन प्रस्तुत किया। भारत ने दुनिया को यह याद दिलाने का प्रयास किया कि कौन सी चीजें हमें जोड़ती हैं। हमारा फोकस इस पर नहीं था कि कौन सी चीजें हमें विभाजित करती हैं। इन प्रयासों से वैश्विक संवाद आगे बढ़ा और कुछ देशों की सीमित हितों के ऊपर कई देशों की आकांक्षाओं को महत्व दिया गया। समावेशी, महत्वाकांक्षी, कार्रवाई उन्मुख और आप देखते हैं निर्णायक, ये 4 शब्द G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत के दृष्टिकोण को परिभाषित करते हैं। नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन, जिसे सभी G20 सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया। हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है समावेश की भावना हमारी अध्यक्षता के केंद्र में रही। G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अफ्रीकी संघ को शामिल करने से 55 अफ्रीकी देशों को इस समूह में जगह मिली है, जिससे इसका विस्तार वैश्विक आबादी के 80% तक पहुंच गया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विमर्श में ग्लोबल साउथ के देशों की चिंताओं को मुख्य धारा में लाने में सफल रहा है और इससे एक ऐसे युग में की शुरुआत हुई है जहां विकासशील देशों को ग्लोबल नैरेटिव की दिशा तय करने का अवसर मिलेगा और समावेशिता की वजह से G20 में भारत के घरेलू दृष्टिकोण का भी प्रभाव दिखा है और इस आयोजन ने लोक अध्यक्षता का स्वरूप ले लिया और जो सबसे बड़े लोकतंत्र होने की दृष्टि से बिल्कुल सही था। जन भागीदारी कार्यक्रमों के माध्यम से G20 देशों के 1.4 अरब नागरिकों तक पहुंचा और भारत ने यह सुनिश्चित किया कि विश्व समुदाय का ध्यान G20 के दायित्वों के अनुरूप विकास के व्यापक लक्ष्यों की ओर हो और 2030 के एजेंडे को ध्यान में रखते हुए भारत ने सतत विकास लक्ष्य में तेजी लाने के लिए G20 का 2023 का एक्शन प्लान रखा। भारत ने, आप देखिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता, पर्यावरणीय स्थिरता सहित परस्पर जुड़े मुद्दों पर एक व्यापक एक्शन ओरिएंटेड दृष्टिकोण अपनाया। इस प्रगति को संचालित करने वाला एक प्रमुख क्षेत्र मजबूत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI है और इस मामले में आधार, UPI और डिजी लॉकर जैसे डिजिटल इनोवेशन के क्रांतिकारी प्रभाव को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करने वाले भारत ने निर्णायक सिफारिशें दी। G20 के माध्यम से हमने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी को सफलतापूर्वक पूरा किया है, जो वैश्विक तकनीकी सहयोग की दिशा में बड़ी प्रगति हुई। कुल 16 देशों के 50 से अधिक DPI को शामिल करने वाली यह रिपोजिटरी समावेशी विकास की शक्ति का लाभ उठाने के लिए ग्लोबल साउथ को DPI अपनाने उसे व्यापक बनाने में मदद करेगी। एक पृथ्वी की भावना के तहत हमने तत्कालिक, स्थायी और न्याय संगत बदलाव लाने की महत्वाकांक्षी एवं समावेशी लक्ष्य पेश किए हैं। ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट एक व्यापक रोड मैप की रूपरेखा तैयार करके भुखमरी से निपटने और पृथ्वी की रक्षा के बीच चुनाव करने की चुनौतियों का समाधान करता है। इसमें रोजगार, इकोसिस्टम एक दूसरे के पूरक हैं, उपभोक्ता, जलवायु परिवर्तन के प्रति सचेत और उत्पादन पृथ्वी के अनुकूल है। G20 घोषणा पत्र में 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी की वैश्विक क्षमता को 3 गुना करने का महत्वाकांक्षी आह्वान किया गया। ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस की स्थापना और ग्रीन हाइड्रोजन को अपनाने की दिशा में ठोस प्रयास के साथ एक स्वच्छ एवं हरित दुनिया बनाने संबंधी G20 की महत्वाकांक्षाएं निर्विवाद हैं और यह हमेशा से भारत का मूल्य रहा है और सतत विकास के लिए जीवन शैली के माध्यम से दुनिया हमारी सदियों पुरानी परंपराओं को लाभान्वित हो सकती है। और नई दिल्ली घोषणा पत्र में जलवायु, न्याय और समानता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया गया है और जिसके लिए ग्लोबल नॉर्थ से पर्याप्त वित्तीय और तकनीकी सहायता देने का अनुरोध किया। पहली बार विकास के वित्त पोषण से जुड़ी कुल राशि में भारी बढ़ोतरी की जरूरत को स्वीकार किया गया, जो अरबों डॉलर से बढ़कर खरबों डॉलर हो गई है। G20 ने यह माना कि विकासशील देशों को 2030 तक अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी NDC को पूरा करने के लिए 5.9 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता है। इसे देखते हुए G20 ने अधिक प्रभावकारी मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक के महत्व पर विशेष जोर दिया। भारत संयुक्त राष्ट्र में सुधारों को लागू करने और विशेष रूप से सुरक्षा परिषद जैसे प्रमुख संस्थानों के पुनर्गठन में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में महिला पुरुष समानता को केंद्र में रखा गया है, जिसकी परिणति अगले वर्ष महिलाओं के सशक्तिकरण पर एक विशेष वर्किंग ग्रुप के गठन के रूप में मिली। महिला आरक्षण विधेयक 2023 महिलाओं के नेतृत्व में विकास के प्रति हमारी वचनबद्धता का प्रतीक है और यह हमें गर्व की बात है कि हमारी अध्यक्षता के दौरान G20 ने 87 परिणाम हासिल किए और 118 दस्तावेज अपनाए, जो पूर्व की तुलना में कहीं अधिक है। G20 के अध्यक्षता के दौरान भारत ने जियोपॉलिटिकल मुद्दों पर, आर्थिक प्रगति और विकास पर उनके प्रभाव पर व्यापक विचार विमर्श का नेतृत्व
नेतृत्व किया। आतंकवाद पूरी तरह अस्वीकार है, हमें जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर इससे निपटना चाहिए। हमें शत्रुता से परे जाकर मानवतावाद को अपनाना होगा और यह दोहराना होगा कि यह युद्ध का युग नहीं है। मुझे अत्यंत खुशी है कि G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत ने असाधारण उपलब्धियां हासिल की। इसने बहुपक्षवाद में नई जान फूंकी, ग्लोबल साउथ की आवाज बुलंद की, विकास की हिमायत की और आप देखिए हर जगह महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लड़ाई लड़ी। अब जब हम G20 की अध्यक्षता ब्राजील को सौंप रहे हैं तो इस विश्वास के साथ ऐसा कर रहे हैं कि शांति और समृद्धि के लिए हमारी सामूहिक कदमों की गूंज आगे निरंतर सुनाई देती रहेगी। देखिए G20 की अगर हम लोग बात करें तो ग्रुप ऑफ 20 की बात कर रहा हूँ, और इसकी देखिए स्थापना के बारे में आप लोग जरूर याद रखिए, इसका उद्देश्य याद रखें। अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूं इस तरह के जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, राष्ट्रीय संगठन है, उनके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखिए, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। 2008 में इसका शासनाध्यक्ष राष्ट्राध्यक्षों का शिखर सम्मेलन हुआ था। वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना इसका काम है। 21 सदस्य हो चुके हैं इसमें। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, अफ्रीकी संघ इसमें आप लोगों को देखने को मिलता है। यूएन की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही, 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में उसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो सुधार की बात होती है ना, तो उसमें आप देखते हैं 5 स्थायी सदस्य हैं, 10 अस्थायी सदस्य हैं। जो 5 स्थायी सदस्य हैं उन्हें विशेष शक्तियां मिली हुई हैं। अगर कोई प्रस्ताव आना है तो 5 को सहमत होना चाहिए, तभी वो प्रस्ताव पास होता है। अगर 5 में से कोई अगर उसके विरोध में है तो वो प्रस्ताव रिजेक्ट हो जाता है। चुनाव नतीजों पर टिकी विपक्षी एकता। यदि कांग्रेस मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में से 2 राज्यों में जीत गई तो फिर वह किसी को भाव नहीं देगी। ये आप देखते हैं कि कहाँ की बात हो रही है, विपक्षी गठबंधनों की बात हो रही। 2024 के लिए लोकसभा चुनाव है ना, तो उसी में अब आप देखिए 3 दिसंबर को चुनाव रिजल्ट आएंगे। अगर कांग्रेस जीतती है कुछ राज्यों में तो उससे शक्ति मिलेगी एक तरह से। प्रयत्नशील व्यक्ति। जीवन में कोई भी कार्य असंभव नहीं है, कार्य को असंभव और संभव हमारा मन और मस्तिष्क ही बनाते हैं। हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति, मजबूत इरादे, अनवरत श्रम और अरहनिश प्रयत्न कितने भी दुष्कर लक्ष्य को भेद ही देते हैं। चलिए अच्छा कॉलम लिखा जाता है। जीवटता की जीत। उत्तरकाशी के जो सुरंग से निकले हुए उन्हीं की बातें हो रही। इच्छा शक्ति दिखाए। लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे पर यदि नियम कानून नीतियों बनी है तो उसका 100% पालन कराया जाना चाहिए। यह प्रवृत्ति उचित नहीं है कि मुख्यमंत्री की नाराजगी को देखते हुए कुछ दिनों के लिए अभियान चलाया, आंकड़े तैयार किए और फिर उदासीन हो गए। उत्तर प्रदेश में ऊंची आवाज में धार्मिक स्थलों पर बजे रहे लाउड स्पीकर को उतरवाने का एक बार फिर सिलसिला शुरू हो गया है। पेड़ों को पेंशन देने की पहल। अगर इंसान को नौकरी से रिटायर्ड होने के बाद पेंशन मिल सकती है तो पेड़ को क्यों नहीं। वृद्ध पेड़ों की रक्षा को लेकर यह तर्क हरियाणा विभाग का है और हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में पेड़ों की सुरक्षा के लिए प्राण वायु देवता योजना चलाई जा रही है। हाल ही में करनाल में 75 से 150 वर्ष तक के 120 पुराने पेड़ों को जिंदा वन विभाग ने 2750 रुपए की पेंशन जारी की है। वृद्धावस्था सम्मान पेंशन की भांति यह पेंशन राशि प्रति वर्ष समानुपात में बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही पेड़ों को पेंशन देने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। करनाल जिला वन विभाग के अनुसार 9 प्रकार के पेड़ों को पेंशन का लाभ दिया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा आप देखिए 49 पीपल, 36 बरगद के पेड़ शामिल हैं। इसमें आप देखिए अलावा 11 पिलखन और 4 जांडी और नीम और जाल के 2-2 पेड़ और कैम्ब और केंदू का 1-1 पेड़ शामिल है। हर साल वन विभाग सैकड़ों पौधे लगाता है। हालांकि उन पौधों को बड़ा होने और पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में मदद करने में समय लगेगा, जबकि इस समय कई पेड़ हैं जो आप देखिए पुराने और बाढ़ और कटाव को नियंत्रित करने के लिए उनकी जड़ें मजबूत हैं। यह महत्वपूर्ण है कि नए पौधे लगाए जा रहे हैं, लेकिन पुराने पेड़ों को बचाना भी उतना ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है। पानी और मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारने और बनाए रखने, पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव को कम करने, वन्यजीवों को आवास प्रदान करने में पुराने पेड़ों की भूमिका को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। वैसे भी प्रत्येक पेड़ की प्रकृति में एक स्थान होता है, अन्य जीवों के साथ उसका एक सहजीवी संबंध भी होता है और परिस्थिति की संतुलन बनाए रखने में भूमिका होती है। इसके अलावा प्रत्येक पेड़ का ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व भी है। दुनिया भर में मानव जाति दबाव और पर्यावरण परिवर्तनों के कारण पुराने पेड़ों की तेजी से कम होती संख्या
पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता पर गंभीर प्रभाव डाल रही है। इसलिए पुराने पेड़ों को संरक्षित करने की आवश्यकता है। पुराने पेड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सबसे पहले उनके चारों ओर एक बाड़ स्थापित करना चाहिए। 20 से 30 साल पहले गांवों के लगभग हर घर के आंगन में पेड़ मिल जाते थे, लेकिन तेजी से हो रहे शहरीकरण और पक्की इमारतों के निर्माण के कारण पेड़ों को की बलि देने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इससे मैं उम्मीद है कि पुराने पेड़ों को संरक्षित करने के उद्देश्य से की गई यह पहल कारगर और अनुकरणीय साबित होगी। और आप देखिए, मानव जीवन का अस्तित्व पेड़ पौधों पर टिका है, जितना हो सके हमें पौधारोपण करना चाहिए। लेखक स्वतंत्र का टिप्पणी का ये आप लोग एक और जानते हैं, नॉर्मल सी बात है कि सांस ऑक्सीजन की कीमत हमें जो फ्री में मिलती थी तो कीमत नहीं मालूम था, कोरोना महामारी में वो कीमत हमें समझ में आ गई। ये भी टिप्पणियां रहती हैं, ये भी छोटी छोटी टिप्पणियां देख लिया करिएगा। मानवीय जिजीविसा की जीत है सुरंग से वापसी है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी में बन रही सेलक्यारा डंडाल गांव सुरंग का एक भाग 12 नवंबर 2023 को जब अचानक धंसा तो उस दिन पूरे देश में दीपावली की धूम थी। तब यह खबर इतनी बड़ी नहीं प्रतीत हुई, लेकिन लोग उस ओर ध्यान लगा पाते। पर घटना के 17 दिन बाद 28 नवंबर को जब इस सुरंग में फंसे 41 मजदूर सुरक्षित बाहर निकाले गए तो देश ने फिर दिवाली मनाई। यह तकनीकी राह पर तेज बढ़ती हमारे देश की जीत है। वैसे एक जीत मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी हासिल हुई है। देश और दुनिया इस बचाव कार्य को नहीं भूलेंगे। चलिए, जन दर्शन बिन चैन कहाँ, खरी खरी तंज कहाँ सा जा रहा है। सरकार को लेकर अपने अपने दावे। मध्य प्रदेश में आप देखिए चुनाव हुए थे ना, तो रिजल्ट यहाँ भी आना है। फेक के बाद डीप फेक का खतरा। हमारे पास नकली इमेज और टेक्स्ट वाली एक ऐसी दुनिया आकार ले रही है जिससे सच और मौलिकता जैसे सवालों को बेमानी साबित कर दिया है। ये आप देखिए, डीप फेक का मतलब है सीधा सा कि चेहरा किसी और का, फोटो किसी और की, वीडियो किसी और का, उस पर चेहरा किसी और का, और अश्लीलता या किसी को बदनाम करने के लिए इस तरह का डीप फेक का उपयोग किया जाता है। ये आप देखिए 333.29 लाख करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा मार्केट कैप। 50.90 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है इस साल सूचीबद्ध कंपनियों का पूंजीकरण। 2007 में पहली बार $1 ट्रिलियन हुआ था मार्केट कैप। दूसरी तिमाही में वृद्धि दर अच्छी रहने की उम्मीद की बात हो रही है। LIC ने सुनिश्चित रिटर्न वाली पॉलिसी लॉन्च की हुई है। श्रमिकों के लिए विशिष्ट पहचान पत्र होगा अनिवार्य। केंद्र सरकार प्रवासी श्रमिकों के लिए कह रहा है। कोयला आधारित घरेलू बिजली उत्पादन 8.8% बढ़ा। अलीपी ने 3,337 करोड़ में जोमेटो में हिस्सेदारी बेची। सितंबर तिमाही में बेरोजगारी दर घटकर 6.6% हुई। PM मोदी जनवरी में जारी करेंगे विकसित भारत का विजन डॉक्यूमेंट। चीन से तैयार स्टील का आयात 4 साल के उच्चतम स्तर पर। अगले साल धीमी होगी वैश्विक आर्थिकी। OECD का अनुमान सिर्फ 2.7% रह जाएगी विकास दर। अमेरिका और चीन की विकास दर आप देखिए में कमी आई। 1.5% की दर से 2024 में बढ़ेगी अमेरिकी की अर्थव्यवस्था। 4.7% की दर से चीन की विकास दर में अगले वर्ष होगी बढ़ोतरी है। प्रधानमंत्री जी, हमारे स्कूल की जर्जर सड़क ठीक करवा दीजिए। उधमपुर की सड़क सरकारी स्कूल की दिव्यांग छठी कक्षा की छात्रा काजल ने APM से लगाई गुहार। अब आप देखिए, ये सरपंच आप देखते हैं, कहते हैं ना कि अगर वो ईमानदार नहीं है तो फिर यही रहता है। ये काम आप देखते हैं प्रधानमंत्री का तो नहीं है, लेकिन आप देखते हैं कि लगाना पड़ रहा है, क्योंकि सुनते कहाँ है सरपंच। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। भारत ने इजरायल से गोलान का कब्जा छोड़ने को कहा। संयुक्त राष्ट्र में आए प्रस्ताव का 90 देशों संग किया समर्थन। 1967 में सीरियाई क्षेत्र पर इजरायली सेना ने किया था कब्जा। भारत ने आतंकवाद और नागरिकों के मारे जाने की निंदा भी की हुई है। म्यांमार और चीन ने संयुक्त सैन्य अभ्यास किया हुआ है, आप देखेंगे ये भी हो रही बातें। अमेरिका दिसंबर से शुरू करेगा घरेलू कार्य वीजा नवीकरण। शुरू में जारी होंगे 20,000 वीजा कार्यक्रम से भारतीय पेशरों को सर्वाधिक लाभ होगा। वीजा नवीनीकरण के लिए आना होगा स्वदेश। वीजा इंतजार का समय घटेगा इससे। मंदिरों पर हमले के मामले में चुप्पी तोड़े कनाडाई नेता, भारतीय संस्था कह रही है। श्रीलंका में 10,000 घर बनाएगा भारत। भारतीय आवास परियोजनाओं के विस्तार के तहत श्रीलंका के 4 बागान क्षेत्रों में 10,000 और घरों का निर्माण किया जाएगा।
ये संयुक्त अरब अमीरात में आज से शुरू होगा संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन। यूएई में आयोजित 28वें जलवायु सम्मेलन में शामिल होंगे 200 देशों के प्रतिनिधि। कार्बन उत्सर्जन कम करने, जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल पर हो सकेगी चर्चा। ये आप देखिए, ये आप लोगों को संयुक्त अरब अमीरात देखने को मिलेगा यहाँ। ये भारत ने 2008 में भारत में कॉप की मेजबानी की थी। उस समय भारत का महत्व वैश्विक स्तर पर उतना नहीं था जितना आज है। सम्मेलन में केवल जलवायु वार्ता का और पर्यावरण मंत्री शामिल हुए थे, लेकिन 2009 में कोपेनहेगन में कॉप 15 में, 2015 में पेरिस कॉप में 21 और 2021 में ग्लासगो में 26 में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों ने हिस्सा लिया था। इसमें सम्मेलन में भारत की भूमिका की बात हो रही है। आप देखते हैं कि 1992 के रियो डी जेनेरो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में भारत यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने का बोझ विकासशील देशों पर अनुचित रूप से न पड़े। अमीर और विकसित देशों को ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने अधिकांश सृजन किया, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उनके पास काम करने के लिए अधिक संसाधन और क्षमता है। भारतीय वार्ताकारों ने 1997 में कॉप 3 में क्योटो प्रोटोकॉल में मुख्य भूमिका निभाई। 2021 में ग्लासगो बैठक में भारत ने अंतिम मसौदे को रोक दिया था और पिछले वर्ष अल शर्म अल शेख बैठक में भारत ने कोयला ही नहीं बल्कि हर तरह की जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से बंद करने पर जोर दिया था। भारत की प्रतिबद्धताओं की बात करें तो आप देखिए, भारत ने अब तक 2 एनडीसी राष्ट्रीय स्तर पर तय किया गया योगदान प्रस्तुत किए हैं। पहले एनडीसी में 3 लक्षित वादे। भारत 2030 तक अपनी उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 33 से 35% तक कम कर देगा और भारत सुनिश्चित करेगा कि 2030 में इसकी स्थापित बिजली क्षमताओं का कम से कम 40% गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से हो। इसके अलावा वृक्षों और वनों के जरिए 3 अरब टन अतिरिक्त कार्बन अवशोषित करने की व्यवस्था करना, ये भी बात हो रही है। ये आपका खेल का क्षेत्र है, तो क्रिकेट तो आप लोग बड़ा पसंद करते हैं, तो देखते रहते होंगे। ये सैयद मोदी टूर्नामेंट में श्रीकांत हारे, उन्नति प्रियांशु उपकरण जीते। भीलवाड़ा सुपरस्टार मैच वर्षा की भेंट चढ़ाए। इस सिफत को स्वर्ण गनेमत अनंतजीत बने चैंपियन। निशानेबाजी चैंपियन की बात हो रही है। ओडिशा में तैयार दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा इंडोर एथलेटिक्स कैंप। थापा पंगाल राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। क्लियर फेक नई साइबर चुनौती है। डीप फेक के जरिए जहां फोटो और वीडियो से छेड़छाड़ कर वास्तविक फर्जी के बीच अंतर मिटाने का चलन है, वहीं क्लियर फेक से साइबर अपराधी हर तरह की ऑनलाइन सुरक्षा को भेदने में सफल हो रहे हैं। बड़ा सुरक्षित रहना होगा। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को रखें अपडेट। संदिग्ध लिंक पर ना करें क्लिक। ऑनलाइन शेयर करते समय रहें सतर्क। ऑनलाइन अकाउंट के लिए मजबूत पासवर्ड रखें। 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन को इनेबल करके रखें। बड़ा समझ रहे हैं आप लोग, बुरी स्थिति हो रही है। साइबर थाने पर नंबर स्पूफिंग कर ठगी की कॉल। स्पूफिंग कॉल क्या होती है? स्पूफिंग कॉल नई तकनीक नहीं है। जालसाज इस तकनीक का इस्तेमाल धोखा देने के लिए करते हैं। कॉलर आईडी में हेराफेरी करने की प्रक्रिया को कॉल नंबर स्पूफिंग कहते हैं। इसके जरिए देश के नामी गिरामी लोगों से ठगी की जा चुकी है। हाल ही में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस से भी इसके जरिए ठगी हुई है। इसका उपयोग जालसाज VoIP बेस्ड सॉफ्टवेयर के जरिए करते हैं। इसकी मदद से आप देखिए, कॉलर आईडी को प्रभावित करके आपको किसी अन्य लोकेशन का नंबर दिखाया जाता है, जबकि वास्तव में कॉल करने की लोकेशन कहीं और की होती है। तो उसी को लेकर बात हो रही है। आप देखेंगे इसमें यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानकारी मिल जाती है। ओपन एआई ने प्रोटोटाइप के रूप में लॉन्च की चैट जीपीटी। 2022 में आज ही ओपन एआई ने चैट जीपीटी को प्रोटोटाइप के रूप में लॉन्च किया। चैट जीपीटी एक उन्नत एआई भाषा मॉडल है और जो डीप लर्निंग का उपयोग करने दिए इनपुट के आधार पर टेक्स्ट उन्नत करता है और शिक्षा, व्यवसाय, रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी पैठ बना रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की। इंग्लैंड स्कॉटलैंड के बीच खेला गया अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच पहला। ये 1872 में आज ही के दिन स्कॉटलैंड के क्रिकेट ग्राउंड पर इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेला गया। 190 मिनट के मैच में कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी और मैच ड्रा हो गया। इसे देखने करीब 4000 दर्शक स्टेडियम में पहुंचे थे।
पौधे में जीवन की पुष्टि करने वाले पहले विज्ञानी थे जगदीश चंद्र बोस। ये विज्ञानी जगदीश चंद्र बोस का जन्म 1858 में आज ही अविभाजित भारत के मुंशीगंज अब बांग्लादेश में हुआ था। लंदन से रसायन शास्त्र और वनस्पति शास्त्र में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात 1884 में भारत आए और कोलकाता की प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रोफेसर नियुक्त हुए। 1901 में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में पहली बार प्रदर्शित किया गया पौधों का एक जीवन चक्र, प्रजनन प्रणाली और अपने परिवेश की प्रति जागरूकता होती है। और 1928 में पौधों की वृद्धि के लिए क्रस्कोग्राफ का आविष्कार किया था इन्होंने। अब मधुमेह रोगी भी खा सकेंगे चीनी। NSI ने बनाई लो GI वाली प्राकृतिक चीनी और फोर्टिफाइड की जा सकने वाली चीनी अप्रैल तक बाजार में आएगी। देखिए, ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर के लिए 8 शब्द शॉर्ट लिस्ट हुए। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2023 के लिए 8 शब्द शॉर्ट लिस्ट। इसमें आप देखिए सिचुएशनशिप, स्विफ्टी, बीज फ्लैग और डी इन्फ्लुएंसिंग आदि शामिल हुए। इसमें आप देखेंगे जापान में रोबोट की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी। रोबोट अब इंसान की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। भारी भरकम कामों के अलावा रोबोट्स को घरेलू कामकाज और मेडिकल कार्यों में भी काफी इस्तेमाल किया जाने लगा। बढ़ती जरूरतों को देखते हुए जापान की राजधानी टोक्यो में बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय रोबोट प्रदर्शनी की शुरुआत हुई है। प्रदर्शनी के कावासाकी बूथ पर घरेलू कार के लिए घरेलू कार में दक्ष रोबोट प्रदर्शित किए गए हैं। अच्छी बात है। हृदय रोगियों में भी कारगर हो सकती है रेडिएशन थेरेपी, ये अनुसंधान कह रहा है। सतपुड़ा के जंगल में मिले 10,000 साल पुराने शैल चित्र। मांसाहारी व शाकाहारी वन्य जीवों की गणना कर रहे दल ने पहाड़ी पर देखे। और आप देखते हैं कि शासकीय नर्मदा महाविद्यालय की प्राध्यापक इतिहास की व्याख्या डॉक्टर हंसा व्यास ने बताया कि सतपुड़ा की वादियों व पहाड़ियों के पास जो शैल चित्र मिले हैं वह प्रागैतिहासिक काल लगभग 10,000 वर्ष पुराने प्रतीत होते हैं। इसलिए इतिहास की गणना अनुसार मध्यांश काल ईसा पूर्व 2500 से लेकर आप देखिए 8,000 वर्ष तक का माना जाता है। इसे मैसालिथिक काल भी कहा जाता है। चित्रों की शैली और विषय वस्तु के आधार पर यह प्रागैतिहासिक काल के माने जा सकते हैं। और पहाड़ियों पर मिली रॉक पेंटिंग में जंगल में रहने वाले लोगों के जनजीवन को दर्शाया गया है। भीमबेटका में 30,000 साल पुराने शैल चित्र हैं। ये भी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र से करीब 50 किलोमीटर दूर विश्व संरक्षित भीमबेटका के शैलाशाबाद शैल चित्र मौजूद हैं। कभी जाया करिए, देखाया करिए। इतिहास की महान घटनाओं में से एक है। भीमबेटका की गुफाओं की खोज इतिहास की महान घटनाओं में से एक है। खोज 1957-98 में हुई थी। उज्जैन स्थित विक्रम विश्वविद्यालय के ख्यात पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर विष्णु वानकर ने परंपरागत मार्ग से भटककर इस प्रागैतिहासिक खजाने के बीच में पहुंच गए थे। यथोचित समय में हुए उत्खनन से पूर्व पुराकाशन काल से लेकर आरंभिक मध्ययुगीन तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। शादी की अंगूठी ढूंढने के लिए 20 टन कूड़े की खुदाई अमेरिका में। ये मूवियों से जुड़ी खबरें पढ़ना हो तो पढ़ लिया करिएगा। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।